नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 11 जुलाई 2022 यानी कल के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की है जनसंख्या दिवस पर, विश्व जनसंख्या दिवस पर जो रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने, चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत बहुत जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। अभी बहुत समय से चीन सबसे आगे है जनसंख्या के मामले में, लेकिन 15 नवंबर 2023 तक भारत आगे हो जाएगा चीन से। भारत की आबादी अभी 1 अरब 40 करोड़ बताई जा रही है और 15 नवंबर 2023 को यह आबादी बढ़ करके 1 अरब 60 करोड़ हो जाएगी। तो जाहिर है कि भारत दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा जनसंख्या के मामले में और चीन दूसरे नंबर पर हो जाएगा। लेकिन चीन नंबर 1 होने के बावजूद, लंबे समय से नंबर 1 होने के बावजूद, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, वहाँ इतनी खुशहाली है कि वह अमेरिका को भी आंखें तरेड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ नंबर 2 पर होने के बावजूद गरीबी, भुखमरी और जहालत की जिंदगी ऐसी है जिसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। भुखमरी से कितनी मौतें होती हैं, बेरोजगारी से कितनी मौतें होती हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। किसान कितना आत्महत्या करते हैं इस देश में, वह भी आपको पता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2012 से लेकर के 2022 तक 7.5 लाख बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या किया। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा ही था कि 750 किसान शहीद हुए थे। बहरहाल, आज हमारा विषय ये नहीं है। आज हमें चर्चा करनी है जनसंख्या विस्फोट के ऊपर और भारत के लिए यह जनसंख्या वृद्धि वरदान होगी या अभिशाप होगी। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने पर हमें बड़ी ताकत मिलेगी और हमें देखने, हमें सुनने वालों की संख्या बढ़ेगी। और शेयर भी जरूर करें। तो साथियों, भारत की जनसंख्या अभी तक नंबर 2 पर थी, अब नंबर 1 पर होने वाली है। 1 अरब 40 करोड़ से बढ़ करके हम 1 अरब 60 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसकी गति कम है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। और यह वृद्धि की वजह है, आज से कई साल पहले जब हिंदुओं को भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, मुसलमानों के भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी। हमें याद है कि जब मैं इंटर कॉलेज कल्याणपुर इलाहाबाद में पढ़ता था 1980 में, उस समय वहाँ के प्रिंसिपल के 12 बच्चे थे और उसमें से 2 बच्चे, एक हमसे सीनियर था और एक हमारे साथ पढ़ रहा था। इसी तरह से न सिर्फ प्रिंसिपल साहब बल्कि अन्य अध्यापक और सारे समाज के लोगों में बच्चे पैदा करने की होड़ होती थी। ये बात है 80 के दशक की, 90 की दशक की। और उसी की वजह से है कि आज वृद्धों की संख्या ज्यादा हो गई है, युवाओं की संख्या कम है, क्योंकि उसके बाद जन्म दर में कमी आई है और आज सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इतना होना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर ज्यादा रोक लगेगा तो वह भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज जो जन्म दर है बच्चों की वो सही है, इतना होना ही चाहिए, नहीं तो संतुलन बिगड़ने का डर है। अभी तक तो जनसंख्या बढ़ने का खतरा था और अगर जनसंख्या
को नियंत्रण करने के लिए ज्यादा कोशिश की जाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। तो उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके लिए कड़े कानून होना चाहिए। कड़े कानून में क्या लाएंगे आप? 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वोट नहीं दे पाएंगे, उनका राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, या जबरन उनकी नसबंदी कर दी जाएगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। और इसके साथ साथ मुसलमान होने के कारण उनके ऊपर कितनी फप्तियां कसी जाएंगी, कितना जुल्म ढाया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं और उनकी बयानबाजी से आए दिन पता चलता रहता है। अभी कल विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिया है जनसंख्या के मामले में, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि एक वर्ग समुदाय के आधार पर, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, असंतुलन जनसंख्या में उत्पन्न होने की संभावना है। मूल निवासी पीछे रह जाएंगे और अल्पसंख्यक आगे बढ़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को ये नहीं पता है कि मूल निवासी कौन है और बाहर से आया हुआ यूरेशियाई कौन है और अल्पसंख्यक कौन है। क्या योगी आदित्यनाथ अपने को मूल निवासी मानते हैं? अगर मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 21 अगस्त 2002 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसमें डीएनए प्रकाशित हुआ है कि भारत में जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इनका डीएनए यूरेशिया वालों से मिलता है। 99% से ज्यादा इनका डीएनए वहां के लोगों से मिलता है। तो ये भारत के मूल निवासी कतई नहीं हो सकते हैं। ये भी उसी तरह से आतताई हैं, आक्रमणकारी हैं, जिस तरह से कि मुगल थे, हूण थे, डच थे या और दूसरे अंग्रेज थे, तमाम इस देश पर आक्रमण किए हैं, आतताई रहे हैं। कुछ तो चले गए लूट खसोट करके और कुछ यहीं के हो गए, मुगल यहीं के हो गए और उनकी औलाद आज मुसलमान की जो स्थिति है और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके तमाम संगठनों ने बना रखी है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुगल काल में जितना हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता नहीं हुई, उससे ज्यादा क्रूरता और दुर्व्यवहार आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। न सिर्फ मुसलमानों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ, ईसाइयों के साथ। खास करके ईसाई समुदाय बहुत ही त्रस्त है भारत में और बहुत से ईसाई तो यहां से देश छोड़ करके यूरोप चले गए। तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस पर जो आंकड़े आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। इसे जो लोग वरदान मान रहे हैं, उनकी मानसिकता को हम नहीं समझ सकते हैं कि क्यों इसे वरदान मांग रहे हैं। अधिक जनसंख्या हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट है, पहले से ही चौपट है। तो डूबती हुई अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या क्या हमें और गरीबी के कगार पर नहीं ले जाएगी? क्या हमें और जहालत की जिंदगी, गरीबी रेखा के नीचे नहीं ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। और भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके तहत अगर अर्थव्यवस्था डूब रही है तो उसे उबारने वाला कोई दिख नहीं रहा है और कोई ऐसा महामंत्र नहीं है, कहा कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे कि अर्थव्यवस्था को रातों रात सुधारा जा सके। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या आसमान छू रही है और हम दुनिया में नंबर 1 होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सामाजिक स्तर पर पहल होनी चाहिए। इसके लिए कानून, इसके लिए सजा देने का प्रावधान और डरवाने का प्रावधान, दहशत पैदा करने का प्रावधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही दहशत में हम लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शिकार हैं। और जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कस्में खा रहे हैं, धर्म संसद चला रहे हैं, उससे तो लगता है कि भारत उत्थान की ओर नहीं, विकास की ओर नहीं, बल्कि पतन की ओर जा रहा है।
एक तरफ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र के चारों स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया की जो स्थिति आज हो गई है 2014 के बाद से, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का डावाडोल होना और भारत सरकार की नीतियों के तहत अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है। जिस समय नोटबंदी की गई थी और लोगों को सब्जबाग दिखाया गया था कि 50 दिन बाद अगर परिवर्तन नहीं हो जाए, अगर इसके अच्छे परिणाम नोटबंदी के नहीं आए तो हमें जिस चौराहे पर बुलाइएगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन जूते मारने की बात शायद नहीं कहा था, लेकिन चौराहे पर आने और दंड देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कहा था। उसी नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की तबाही शुरू हुई और आज क्या स्थिति है कि देश के तमाम कंपनियों को बेच दिया गया, तमाम इकाइयों को बेच दिया गया, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। और दूसरी तरफ सब्जबाग जो दिखाया गया था, जिस पे तमाम पैसे खर्च किए गए थे, स्मार्ट सिटी बनाने का, बुलेट ट्रेन चलाने का, गांव गोद लेने का, तमाम सब्जबाग दिखाए गए थे, उनमें पैसा लगाया गया लेकिन वो पैसा कम पड़ गया, इसलिए इनकी योजनाएं सब की सब फ्लॉप हो गई और पैसे का अभाव हो गया। और दूसरे, भारत सरकार की फिजूल खर्ची, सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम जो चल रहा है, जो भारत का संसद अभी 100 साल का हुआ है, संसद भवन, अब दूसरी संसद भवन बनकर तैयार हो गई है, कितने पैसे खर्च हुए हैं। और पूरे प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, सुप्रीम कोर्ट का परिसर, सब कुछ नया बनाने की जो हिमायत की गई है, हम कहते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन ये समय पर नहीं है। जब जिस समय अर्थव्यवस्था डूबी हुई है उस समय ये फिजूल खर्ची नहीं हो करना सही नहीं था। कुछ टाइम बाद अर्थव्यवस्था को दुरुस्त हो जाने के बाद अगर यही सब किया गया होता तो शायद सही होता। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फिजूल खर्ची करती है, नेताओं को खरीदती है, विधायकों को खरीदती है, सांसदों को खरीदती है, इसमें जितना पैसे झोंकती है, चुनाव जीतने के लिए जितना पैसे झोंकती है, वो सब पैसा कहां से आता है? उसी सब की वजह है कि देश तबाह हो गया है आर्थिक मामलों में और हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है, रसातल में पहुंच गई, श्रीलंका के रास्ते पर पहुंचने की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है दिनों दिन। और दूसरी तरफ हमारी आबादी 100 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ से बढ़ करके 1 अरब 60 करोड़ 15 नवंबर 2023 को हो जाएगी। और उसी समय विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। 8 अरब में 1 अरब 60 करोड़ हम होंगे, भारतीय होंगे। तो जाहिर है कि जो असंतुलन पैदा हुआ है जनसंख्या के मामले में, ये आज का देन नहीं है, आज की समस्या नहीं है, ये पहले की समस्या है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे पर्याप्त हैं, जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जो पहले पैदा हुए थे, जब होड़ मची होती थी बच्चे पैदा करने की, जब इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, आज तो सोशल मीडिया है, तमाम से साधन है इंटरटेनमेंट का, लेकिन आज के 30 साल 40 साल 50 साल पहले इंटरटेनमेंट का सिर्फ एक साधन हुआ करता था, उसे आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और उसी इंटरटेनमेंट के चक्कर में हमारी जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई और हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। 2050 तक 8 देशों में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 8 देशों में, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं, जनसंख्या इन देशों में बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या बढ़ रही है वो है भारत। आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस और जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये आए दिन भाषण देते हैं, कभी धर्म संसद में, कभी रैली में, कभी जनसभाओं में,
कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिंदू पैदा करें, मुसलमानों से भी ज्यादा बच्चे हिंदू पैदा करें। साध्वी प्रज्ञा दहाड़ दहाड़ करके बोली थी धर्म संसद में कि हर हिंदुओं को ढेर सारे बच्चे पैदा करना चाहिए, कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। आज के समय में लोग 1 या 2 से ज्यादा नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन इस दर को दुगना करने के लिए संबोधित करती हैं साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस और हिंदू संगठनों के लोग। उन्हें लगता है कि जैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है, पहले की अपेक्षा कम हुई है। मुसलमानों का जो प्रजनन दर था वो पहले 2.6 था, अब वो घट करके 2.3 हो गया है। तो ये कहना कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही है तो वो 2029 तक या 2034 तक मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो उनका प्रधानमंत्री बन जाएगा। नरसिंहानंद ने धर्म संसद में यह बात कही थी, और जब उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमें मार डालेंगे। उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली थी जिसे कि सार्वजनिक मंच पर, यूट्यूब मंच पर उनकी बातों को रिपीट करना सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन इतना है कि उससे मुसलमानों में भय और दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को संबोधित किया था वो बहुत गलत तरीका था, बहुत विस्फोटक तरीका था। जनसंख्या कम करने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हो। एक तरफ तो जनसंख्या में हम नंबर 1 हो चुके हैं या होने वाले हैं, और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका 4 गुना कर दो और मुसलमानों से आगे निकल जाओ। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? 20, अधिकतम 20%, 15 से लेकर के 20% के अंदर में कोई भी डाटा आ सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी। इतने प्रतिशत मुस्लिमों की जनसंख्या है, और वही मुसलमान जो कि मान लेते हैं 20% ही है तो 80% के ऊपर भारी पड़ जाएंगे 2029 तक। ऐसा संभव है? कौन सा मैथमेटिक ऐसा कहता है, कौन सा आंकड़ा का सिद्धांत ये कहता है 2029 तक या 2034 तक मुसलमानों की इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसंहार करेंगे हिंदुओं का, हिंदुओं को 2म दर्जे का इंसान बना देंगे। तो ऐसी बातें कह करके सामाजिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है उसमें तो वो कामयाब हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए इस तरह के भाषणबाजी और इस तरह के व्याख्यान सही नहीं है। संविधान के खिलाफ हैं ये सारी बातें। किसी समुदाय विशेष को ललकारना, किसी समुदाय विशेष का नरसंहार करने की बात करना। संविधान के अनुसार मूल निवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण सब बराबर है, लेकिन इस देश में सवर्ण जातियां जितनी भी हैं वो न तो संविधान को मानती हैं, न लोकतंत्र को मानती हैं, और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझती हैं। ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और जिस तरह से सामाजिक विभाजन किया है, जिस तरह से समाज में छुआछूत और जातिवाद, अस्पृश्यता, असमानता को पैदा किया है इन ब्राह्मणों ने, आज से नहीं हजारों साल पहले से, जब से ये आतताई बाहर से आए हैं, जब से यूरेशिया से आए हैं, तभी से ये मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। श्रमण संस्कृति पर, बौद्ध धर्म पर, बौद्ध धर्म मानने वालों पर अत्याचार का सिलसिला इनका नया नहीं है, और वही अत्याचार अभी बरकरार है। कभी मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाया जाता है, तो कहीं मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने की बात कही जाती है, और उन्हें यह ध्यान नहीं है कि 1951 में जो कानून बना है कि अब दूसरा कोई मस्जिद गिरा करके मंदिर नहीं बनाया जा सकता, उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। और हमें लगता है कि जो सरकार चल रही है और जिस सोच की सरकार है, आरएसएस की सोच की सरकार है, 1991 के कानून को भी वो वापस ले सकता है, या उस कानून को धत्ता बताते हुए बाकी ईदगाही मस्जिद को भी ढकेल करके, गिरा करके, तबाह करके वहां पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाया जाएगा, और
वाराणसी में जो संग्राम छिपा हुआ है, छिड़ा हुआ है, वो आप देख ही रहे हैं। ताजमहल के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है कि ताजमहल के नीचे शिवालय है, इसे आप देख ही रहे हैं। कुतुब मीनार के नीचे क्या छिपा हुआ है, विष्णु स्तंभ छिपा हुआ है, इसे आप देख ही रहे हैं। तो एक तरफ सांप्रदायिकता का माहौल गरमाया हुआ है, सांप्रदायिकता से समाज में विभाजन पैदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, और दूसरी तरफ हमारी आबादी बढ़ करके दुनिया में नंबर 1 होने जा रही है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एशिया में 4.7 अरब मतलब 61% लोग रहते हैं। यूरोप में 15 करोड़ 10 लाख लोग हैं, नहीं 75 करोड़ लोग हैं। उत्तरी अमेरिका में 37 करोड़ हैं। अफ्रीका में 1.3 अरब यानी 17% लोग हैं। यूरोप में 75 करोड़ यानी 10% लोग हैं। ये महाद्वीपों की जनसंख्या हम बता रहे हैं आपको। लैटिन अमेरिका कैरिबियाई देशों में 65 करोड़ लोग हैं, जो कि 8% हैं। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में 37 करोड़ हैं। ओशिनिया में 3.4 करोड़ हैं। और भारत में अभी 1 अरब 40 करोड़ और 15 नवंबर 2023 को यही जनसंख्या 1 अरब 60 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह से भारत में जनसंख्या का विस्फोट होना और इसे पटरी पर लाना, इस पर नियंत्रण करना भारत सरकार का काम है। और चीन से कोई मुकाबला नहीं है। चीन बहुत बड़ा देश है, भारत से ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था सही है और दुनिया के देशों को में वो नंबर 1 है। अमेरिका को आंखें दिखाता है। चंद्रमा पर भी उसने कब्जा करने की पूरी कोशिश कर ली है और उससे जो है इसरो घबराया हुआ है। चांद पर अगर चीन का कब्जा हो जाएगा, एक तरह से उसकी कॉपीराइट हो जाएगी, तो दूसरे देश वहां नहीं जा सकते हैं। और उस प्रक्रिया में चीन आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो चीन जनसंख्या में ज़्यादा होने के बावजूद, नंबर 1 होने के बावजूद कितना तरक्की कर रहा है, और हमारा देश नंबर 2 होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में डूबा हुआ है, सांप्रदायिकता के जुनून में डूबा हुआ है और भारत की साझा संस्कृति को तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐसे में हमें देखना ये है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और आपसी सौहार्द होना चाहिए देश में, और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।